Welcome to Pathways to Education. In today's video, we're going to discuss the most probable and the most important previous year questions which have the highest probability to come in tomorrow's exams. और मान के चल सकते हो कि आज क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। साउंड के चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोर्स वाइब्रेशन क्या है सर। तो मान लीजिए कोई एक स्ट्रिंग है, इसे हम नोड कहते हैं। कोई चीज एक फिक्स्ड होता है उसे हम नोड कहते हैं, और ये मान लीजिए स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग का नेचुरल फ्रीक्वेंसी कुछ है, कुछ भी नेचुरल उसका फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 100 हर्ट्ज, और मैंने क्या कर दिया, ऊपर से एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इसको लगाया 200 हर्ट्ज, एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाया 200 हर्ट्ज। तो ये जो स्ट्रिंग है वो किसके फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा? जी हाँ, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स वाले फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। सिंपल सी बात है, कोई लेबरर है, उसको मैंने 10 चाटा मारा, उसके बाद करेगा ये काम करो भाई, लेकिन क्या करेगा सर? दुखी होकर काम करेगा, अनहैप्पीली काम करेगा। क्या करेगा सर? अनहैप्पीली काम करेगा। मतलब एम्पलीट्यूड उसका कम होने वाला है। मतलब फोर्स्ड वाइब्रेशन में जब आप किसी बॉडी को वाइब्रेट करते हो तो उसका जो एम्पलीट्यूड होता है, इट्स वेरी वेरी लेस। अब रेजोनेंस क्या है सर? अब रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस, जी हाँ, अब रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। रेजोनेंस इज द स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन इन विच द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाइड। मतलब मान लो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स भी मैंने 100 हर्ट्ज का लगाया। अगर कोई बंदा इतना काम कर सकता है और मैंने कहा कि इतना ही काम कर भाई, देखो मैं फुल पैसे दे रहा हूं, इतना ही काम कर, वो खुशी से काम करेगा सर, बहुत खुशी से काम करेगा। यानी एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाएगा। किस केस में? रेजोनेंस में, यानी लाउडर वो वाइब्रेट करेगा। इसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लेके आया हूं सर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी समझ आना। एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी समझो। मान लो जी ये स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, ठीक। अब उसका फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला है, दिमाग में लिख लो, रट लो। अगर कोई चीज मैं समझा रहा हूं ना समझ में आए, समझने प्रयास करो, बहुत बढ़िया बात, ना समझ में आए रट लो, ठीक। समय नहीं है आपके पास। अब 1/2L लिखा, √T/πr² और रो कर दिया सर, रो कर दिया सर। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। किसी वायर का लेंथ बढ़ाओ, उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ टेंशन के सर। मतलब किसी स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ाओ। गिटार देखा है? गिटार देखा है तो जैसे आप ऐसे कसते हो ना, गिटार नहीं बजाओगे, आपने बजाओगे तो बढ़िया बात है। जैसे आप कसते हो उसे, तो कसते हो तो टेंशन बढ़ जाए, तो ऐसे टंग 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 टिंग 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 ऐसे आवाज करता है, ठीक है सर। तो टेंशन बढ़ाओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी से पिच पड़ता है आपका, क्या बढ़ता है? पिच बढ़ता है, ठीक। पिच बढ़ता है मतलब ये फ्लैट नोट, ये फ्लैट नोट नहीं है सर, ये श्रिल नोट है, ओके। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। मतलब अगर ये प्रीवियस ईयर का नहीं, स्पेसिमेन का क्वेश्चन है कि ये एक धागा दे दिया और ऐसा एक धागा दे दिया, ये एक धागा दे दिया और ऐसा एक धागा दे दिया, दोनों को हमने स्ट्रेच कर दिया, दोनों को हमने प्लग किया, मतलब ये स्ट्रिंग है, मान लो प्लग किया, तो किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा? जी हाँ, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, गिटार बजाओगे सबसे मोटा वाला क्या? दुम 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 टिंग 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 ऐसा बजता है ना सर। पतला वाला सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता है, ये चीज कहती है, ठीक है। तो इसके ऊपर सवाल बन गया सर, हजारों सवाल बन सकते हैं, लेकिन एक सवाल 2017 का आ गया है कि फ्रीक्वेंसी लेंथ से कैसे रिलेटेड है? लिख दो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेंथ बढ़ाओ फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। टेंशन से कैसे रिलेटेड है? ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेटेड है, तो टेंशन बढ़ाओ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया बात। अब हम बात करें जी हाँ, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कैसे हो सकती है सर? फिर क्वेश्चन आए, कौन सा क्वेश्चन है सर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी कैसे इंक्रीज कर सकते हो? लेंथ घटा दो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा। टेंशन बढ़ा दो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा। रेडियस घटा दो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा। जाहिर सी बात है, खत्म कहानी, ठीक। अब एक सवाल है, बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जहां पर आप सवाल देख सकते हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, 2013 के आया हुआ है। अ बकेट केप्ट अंडर अ रनिंग टैप इज गेटिंग फिल्ड विद वाटर. A person sitting at a distance is able to get an idea when the bucket is about to be filled. Now, what changes takes place in the sound to give this idea? अगर एक बकेट रखा हुआ है और यहाँ से टैप चला के इसमें से पानी भर रहा है सर, पानी भर रहा है, तो दूर खड़ा एक बंदा कैसे समझ जाता है कि हाँ बाल्टी में भर गया होगा? तो देखो, बेसिकली फ्रीक्वेंसी इनवर्सली रिलेटेड है लेंथ के। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम जो होता है ना सर, रटो समझो जो भी कहो, इज इनवर्सली रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ एयर कॉलम, इज इनवर्सली रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ एयर कॉलम। मतलब बकेट जो है ना, जब भर रहा है तो एयर कॉलम का जो लेंथ है, मान लो इतना ज्यादा एयर कॉलम का लेंथ है, इसमें से पानी भरने लगा तो एयर कॉलम का लेंथ घटने लगा सर। पानी भर रहा है, एयर कॉलम उसमें से कम हो रहा है। अब एयर कॉलम का लेंथ कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा सर? बढ़ जाएगा। यही आंसर है सर। तो फ्रीक्वेंसी अपेयर्स टू बी इंक्रीज एज द एयर कॉलम इज डिक्रीजिंग।
तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, एयर पर डिक्रीज हो रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन देखो, एक और चीज बस समझो, अभी सवाल नहीं करना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है, उसका याद करने का भी मैं तरीका बता रहा हूं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, वेवलेंथ वेलोसिटी। कैसे याद करें कि रोड में गड्ढा खोद दिया तुमने, गड्ढा खोद दिया मतलब ये गड्ढा खोद दिया और फिर तुमने उसे भर दिया। गड्ढा खोदोगे तभी तो भरोगे, याद करने का तरीका बस अभी समझो इस बात। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आया कि वेवलेंथ, ये 2004 का क्वेश्चन है कि वेवलेंथ ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन सरफेस ऑफ वाटर इज 20 सेंटीमीटर। मतलब वेवलेंथ हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया बात है सर। और वेव वेलोसिटी दे दिया, वेव वेलोसिटी कितना दे दिया है सर, 24 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड है तो इसको डिवाइडेड बाई 100 कर दो, कितना हो जाएगा सर बताओ, ये हो जाएगा 0.2 मीटर, 0.2 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो बताया था कि नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी यही है सर। फ्रीक्वेंसी क्या है, ये एक फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड के अंदर कितने, मान लीजिए ये 1 सेकंड है तो 1 सेकंड के अंदर कितने वेव जनरेट हो गए, उसे हम फ्रीक्वेंसी करते हैं। एक वेव यहां से शुरू होकर यहाँ पे खत्म होता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो उसमें फ्रीक्वेंसी बता दो सर, ये हमें पता है वेव वेलोसिटी 24/0.2। आंसर क्या हो जाएगा बताओ, आंसर 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 11 12, 120 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज एकदम सही है सर, एकदम। ओके, अब ये देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो 2000 डायरेक्ट 6 में आया था, उसके बाद 2000 डायरेक्ट 18 में आ गया और 2000 डायरेक्ट 13 में आया है कि एक्सप्लेन व्हाई स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार आर प्रोवाइडेड विद हॉलो बॉक्स। गिटार देखा है, गिटार कुछ ऐसा होता है सर। अब गिटार के अंदर ये हॉलो बॉक्स लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, हॉलो बॉक्स लगे होते हैं। सवाल आएगा क्यों लगे होते हैं सर। अब बेसिकली अगर एक स्ट्रिंग है, इसके पास एक स्ट्रिंग है, इसको मैंने प्लग किया, इसको मैंने वाइब्रेट किया, तो जो वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होंगी, जो साउंड जो प्रोड्यूस होगा बहुत ही कम होगा, वीक होगा, सुनाई नहीं दे सकता। अब इस हॉलो बॉक्स के अंदर, इस हॉलो बॉक्स के अंदर क्या होता है सर, लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर है। तो स्ट्रिंग वाइब्रेट किया, स्ट्रिंग जब वाइब्रेट किया तो उसके अंदर जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेशन में आ गए। इस चीज को हमने फोर्स वाइब्रेशन कह दिया। अरे भाई, किसी इन्फ्लुएंस के अंदर जो चीज वाइब्रेट कर गई तो उसे हम फोर्स वाइब्रेशन कहते हैं। तो स्ट्रिंग ने वाइब्रेट किया, एयर मॉलिक्यूल्स जो है इसके चलते वाइब्रेट करके फोर्स वाइब्रेशन के चलते। अब एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हो, स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है, तो क्या हो गया सर, रेजोनेंस हो गया। क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। अरे रेजोनेंस कैसे हुआ, स्ट्रिंग वाइब्रेट किया, वो भी वाइब्रेट कर रहा है, एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहा है, दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है एक हो गया, तो लाउडर साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर है सर। उसीलिए कुछ गिटार होते हैं ना लोकल कंपनी 200-300 वाले, तो उसमें क्या होता है, हॉल बॉक्स नहीं बढ़िया होता है, छोटा सा होता है, तो उसे चलते नहीं होता। जो मोटे मोटे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उसके चलते डंग 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 मस्त आवाज आता है। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2017 का। अ वायर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर। तो एक वायर का लेंथ हमें दे दिया L1 मान लो 80 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। फ्रीक्वेंसी ऑफ 256 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी हमें दे दिया 256 हर्ट्ज। अब इस चीज को हम मिटा देते हैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सिमिलर वायर एंड द सिमिलर, मतलब लेंथ हमें कैलकुलेट करना है सिमिलर वायर का विच विल हैव फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखा है 1024 हर्ट्ज। बहुत बढ़िया सवाल है। कैसे कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी और लेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है, ये तो पढ़ा है ना सर। ओके, अगर F1/F2 करूं तो यहां पर L2 नहीं हो जाएगा सर। अरे भाई, ये भी तो ऐसे ही है ना, ये भी तो ऐसे ही है। तो F2 कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली। F1 कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली। इसको मैं इक्वल्स ले देता हूं, कोई भी प्रोपोर्शनलिटी नहीं आता है सर, कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो फ्रीक्वेंसी F1 क्या है 256, F2 क्या है 1024, L2 क्या है सर पता नहीं, ये तो निकालना है सर, और L1 क्या है 80। कैलकुलेट करोगे x का आंसर आ जाएगा और तुम्हारा आंसर जो है इट्स 20 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद एक और क्वेश्चन इसी में का, ये सर्टेन साउंड हैज अ फ्रीक्वेंसी, एक साउंड का फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज। ठीक, और वेवलेंथ भी हमें दे दिया। वेवलेंथ ऐसे होता है सर लैम्डा 1.3 मीटर। बहुत बढ़िया। तो स्पीड बताइए कितने पे ट्रैवल कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी का यही वाला फॉर्मूला उसी बताया ना सर, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाते हैं, लोग गोल में पड़ जाते हैं। तो वेलोसिटी 1.3 लिखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.3 से, इसे हटा दो यहां से, बस आंसर आ जाएगा आपका। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
ओके, अब देखो पेंडुलम का एक क्वेश्चन है, पेंडुलम के 3-4 मैं एग्जांपल्स करा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, पूछते जा सकते हैं। अब देखो रेजोनेंस के साथ, तो रेजोनेंस ऐसा कोई है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ठीक। ये ए है, बी है, सी है, डी है, ए एंड डी आर आइडेंटिकल इन शेप। दिख रहा है सर, लेंथ वेंथ सब कुछ आइडेंटिकल है। इससे होता क्या है सर कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है ना सेम हो जाती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ए और डी दोनों की सेम हो जाएगी। अब मान लीजिए ए को मैंने मोशन में कराया, ए को मैंने मोशन कर दिया उसके, तब क्या करेगा, ए जो है बी को ढकेलेगा, फोर्स वाइब्रेशन लगेगा सर। ए के ऊपर मैंने मान लीजिए 10 हर्ट्ज का फोर्स वाइब्रेशन डाला, ए के ऊपर इतना डाला, ठीक। अब ये बी के ऊपर डालेगा सर, अब इसका तो लेंथ अलग है, तो ये वाइब्रेट करेगा फोर्स वाइब्रेशन के साथ, फिर ये इसे डालेगा सर, ये भी फोर्स वाइब्रेशन के साथ, लेकिन ये जब इसे डालेगा ना सर, तो ये ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ज्यादा दूर भागेगा सर। क्यों सर, रेजोनेंस, क्योंकि इसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, इसका जो एक्सटर्नल फोर्स है, वो मैच करके इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। क्लियर है सर? तो क्वेश्चन ये है, किस तरीके से दिया हुआ है, ओके। तो कौन सा वाइब्रेशन हो रहा है डी और सी के बीच में, नेम करिए, तो इसे फोर्स वाइब्रेशन कहते हैं सर, 2015 वाले। फिर डी कौन से स्टेट में सर, रेजोनेंस के स्टेट में है, बहुत बढ़िया। फिर क्यों बी और सी जो है वो फोर्स वाइब्रेशन में है, क्यों नहीं ये रेजोनेंस कर रहे हैं, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाइड, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स डज नॉट मैच विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी एंड सी। इसके साथ ये मैच नहीं कर रहा, इसके साथ ये मैच नहीं कर रहा, लेकिन इसके इस फ्रीक्वेंसी के साथ ये मैच कर गया, तो रेजोनेंस हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पे आओ, या फिर उससे पहले एक और पेंडुलम का क्वेश्चन देखो। बकेट वाला मैंने पेंडुलम का क्वेश्चन करा दिया आपसे, एक चीज देख लो, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग का ऐसे है, ठीक, ये नोड है, बहुत बढ़िया। तो इसको मान लो मैंने 20 से एकदम सेंटर से प्लग किया, यानी लेंथ अपॉन 2 पे प्लग किया। अगर ये 100 सेंटीमीटर का, मैंने 50 सेंटीमीटर, यानी 100 पे दे दो, लेंथ अपॉन 2 पे मैंने प्लग किया, तो ये कुछ ऐसे वाइब्रेट करेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक। तो इसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा, इसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा, उस एम्पलीट्यूड को हम ए मान लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी कुछ होगा एफ मान लेते हैं, और वेवलेंथ कुछ होगा लैम्डा मान लेते हैं, ठीक। अब मान लो इसी चीज को मैंने कैसे प्लग किया, ऐसे प्लग कर दिया, L/4 पे प्लग कर दिया, ठीक, L/4 पे प्लग कर दिया, L/4 पे प्लग किया, तो ये कुछ ऐसे वाइब्रेट किया सर, यहाँ पे प्लग किया, तो ये कुछ ऐसे वाइब्रेट किया, ठीक। तो एम्पलीट्यूड जो है ना सर, एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो गया सर, छोटा हो गया, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड लग रहा है, छोटा हो गया, तो A/2 हो गया, ठीक। फ्रीक्वेंसी 2 हो गया सर, 2f हो गया, और वेवलेंथ कितना हो गया सर, ये भी कम हो गया ना, वेवलेंथ कम हो गया, लेंथ बिटवीन 2 वेव्स। अब मान लो मैंने इसी को L/6 पे प्लग कर दिया, अब मैंने एकदम यहां पर प्लग किया, तो अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा सर, कुछ ऐसे, ये देखो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब एम्पलीट्यूड जो है और कम हो गया, यानी एम्पलीट्यूड A/3 हो गया, जब लेंथ अपॉन 6 पे मैंने इसे प्लग कर दिया, और फ्रीक्वेंसी कितना हो गया सर, 3f हो गया, और लैम्डा कितना हो गया सर, ये हो गया। अब इसमें से आपको पूछ दिया क्या जा सकता है कि सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड बताओ किसकी चीज के पास है, इसके सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी ज्यादा है। या पूछ जाए सबसे ज्यादा लाउड कौन होगा, ये होगा, सबसे ज्यादा शेल कौन होगा, ये हो गया, बहुत बढ़िया। अब एक और चीज पे आओ, कि ये मान लो बकेट है, ठीक, बकेट है, और बकेट के यहां से एक टैप लगा हुआ है, और ओके, इसके अंदर पानी पूरा भरा हुआ है, ठीक है सर। एक मैंने ट्यूनिंग फॉर्क लाया जिसका फ्रीक्वेंसी है 1000 वोल्ट्स, मैंने ट्यूनिंग फॉर्क पे रबर पैड पे टैप करके 1000 फ्रीक्वेंसी उसका है, और मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया सर। और इस बकेट का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो 400 हर्ट्ज है, ठीक, और मैंने इस टैप को खोल दिया। अब टैप को खोलूंगा तो पानी बहेगा सर, पानी घटता जाएगा, यहां से पानी घटता जाएगा तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम बढ़ता जाएगा, लेंथ ऑफ एयर कॉलम बढ़ रहा है ना भाई, पानी घट रहा है। तो अभी मान लो पानी यहां पे पहुंचा है, तो पहले तो ये फ्रीक्वेंसी और एयर कॉलम का ऐसा इनवर्स रिलेशन है। अब लेंथ ऑफ एयर कॉलम बढ़ रहा है, एयर कॉलम का लेंथ बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगा सर, घटेगा। फ्रीक्वेंसी घटेगा तो मान लो यहाँ पे 800 हर्ट्ज हुआ, यहाँ पे 600 हर्ट्ज हुआ, और इस पोजीशन पे 400 हर्ट्ज हुआ, और यहाँ पर ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ आवाज करेगा सर, ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं सॉरी, ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ये वाइब्रेट करेगा सर, ज्यादा लाउडर ये हो जाएगा सर। क्यों होगा, रेजोनेंस के चलते। एक चीज याद कर लो, पूछ दिया जा सकता है सॉरी पूछ दिया जा सकता है कि कितने लेंथ पे वो रेजोनेट करेगा सर, कितने लेंथ पे वो सबसे ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो ये एक चीज बस याद करो,
जैसे कि अगर 10 सेंटीमीटर पे किया तो अगली बार 30 सेंटीमीटर, अगली बार 50 सेंटीमीटर। जैसे कि 6 सेंटीमीटर पे किया तो अगली बार 18 सेंटीमीटर और अगली बार 30 सेंटीमीटर। क्लियर? बहुत बढ़िया। ओके, अब शायद इससे ऊपर के रेजोनेंस से सवाल नहीं। और लाउडनेस की थोड़ी सी बात करते हैं सर। लाउडनेस क्या है? लाउडनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड फ्रॉम विच अ साउंड हैविंग सेम पिच एंड सेम क्वालिटी कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। ठीक, सेम पिच और सेम क्वालिटी अगर कोई साउंड का है फिर भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे? लाउडनेस से। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। क्वेश्चन क्या बना सर कि लाउडनेस का रेशियो है 3/4, तो एम्पलीट्यूड का रेशियो बताओ तो 9/16 होगा सर। बहुत बढ़िया। या फिर एम्पलीट्यूड का रेशियो 9/16 है, 9/4 है, तो लाउडनेस का रेशियो बताओ तो 81/16 हो जाएगा सर। ऐसे ही इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स नहीं डायरेक्ट रिलेशन होता है, सॉरी। ओके, फिर लाउडनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से। दूर चले जाओ तो आवाज कम हो जाएगी। सरफेस एरिया पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी। कैसे समझे सर? इस पेन पे मैं मार रहा हूं, सुनाई दे रहा क्या सर? नहीं सुनाई देगी सर। सरफेस एरिया बढ़ा दो। और लाउडनेस डिपेंड करता है रेजोनेटिंग बॉडी पे। रेजोनेटिंग बॉडी पे मतलब क्या सर? समझेंगे बढ़िया से। ये मान लो ऐसे ऐसे में इसका कुछ फ्रीक्वेंसी है, अब मैंने क्या किया, ऐसे ऐसे कंसीडर कर लिया, लाउडनेस बढ़ गया। नहीं, लाउडनेस बढ़ गया। लाउडनेस एक चीज याद रखना, लाउडनेस को हम इंटेंसिटी भी बोलते हैं। क्वालिटी की एक चीज याद रखना, क्वालिटी को हम टेम्पर भी बोलते हैं। याद रहेगा सर? ओके। लाउडनेस किस चीज पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे। बहुत बढ़िया। फिर बोला सेफ लिमिट क्या है? उससे पहले लाउडनेस का यूनिट एक होता है। लाउडनेस का यूनिट क्या है सर? डेसिबल। लाउडनेस का यूनिट क्या है? डेसिबल। क्या है सर? डेसिबल पूछ दिया गया है। फिर पूछा कि सेफ लिमिट कितना तक हम सुन सकते हैं? बढ़िया से मतलब बढ़िया मजा आता है 120 डेसिबल तक हमें बढ़िया लगता है सर साउंड, उससे बाहर दिक्कत हो जाती है। ओके, वैसे फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। ओके, उसके बाद क्या क्वेश्चन है कि 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये बताऊं। देखिए मान लीजिए कि कोई ट्यूनिंग फॉर्क है, उसका 256 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो बोला कि कितने के फ्रीक्वेंसी के साथ वो रेजोनेट करेगा। और ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 228 हर्ट्ज। ये एमसीक्यू आराम से बन सकता है सर। 2011 का क्वेश्चन। 341, 333 और 512 हर्ट्ज। तो कितने के फ्रीक्वेंसी के साथ वो रेजोनेट करेगा सर? बताओ कौन से फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करेगा? तो जाहिर सी बात है इस फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी या तो सेम हो जाए, या तो डबल हो जाए, तो ट्रिपल हो जाए। ठीक, इसका इंटू 2 क्या होता है सर? यही होता है। ठीक, उसके बाद वही सवाल 2017 में आया। क्या सवाल आया सर? ऐसे ऐसे दे दिया सर, ऐसे ऐसे दे दिया, वो स्ट्रेस स्ट्रिंग वाला, फिर ऐसे ऐसे दे दिया और फिर एक ऐसे दे दिया था। और इसमें से मुझे बोला कि कौन सा वाइब्रेशन लाउडर होगा? ये वाइब्रेशन लाउडर होगा। फिर पूछा क्यों होगा? क्योंकि एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा इसी का है सर। ठीक, फिर साउंड सबसे ज्यादा स्ट्रिल कौन होगा? ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसी का है सर। फिर रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ दिस एंड दिस, तो ये मान लो P है और ये मान लो Q है, तो इन दोनों का रेशियो बताओ। तो पहले मैंने बताया था इसका क्या है, ये है, और इसका क्या है, लैम्डा है, और अपॉन 1 है सर। तो लैम्डा अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन लैम्डा, यानी 1:3। इसका आराम से आंसर आ जाएगा सर, 1:3। ओके, और क्वालिटी जो है, व्हाट इज क्वालिटी सर? तो क्वालिटी एक चीज है जैसे कि अगर मेरा एक दोस्त है, ठीक, दोनों का लाउडनेस, दोनों का पिच सेम है और दोनों बोले, लेकिन कोई थर्ड पर्सन है ना सर, समझ जाएगा कि ये बोला कि ये बोला। कैसे समझ जाएगा सर? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो है ना सर, इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्शन जो कर रहा है वो डिफरेंट है सर। ठीक, मतलब सेम पिच सेम लाउडनेस बट प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश थ्रू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड एज कॉल्ड क्वालिटी। और क्वालिटी डिपेंड करता है वेव फॉर्म पे। ये भी तो समझ जाओ कि वेव फॉर्म कुछ ऐसा होता है, वेव फॉर्म कुछ ऐसा होता है कि ये मान लीजिए नॉर्मल कोई वेव फॉर्म है, अब नॉइज का वेव फॉर्म कुछ ऐसा होगा सर, नॉइज का वेव फॉर्म कुछ ऐसा होगा, वॉयलिन कुछ ऐसा करता है, टिंग टिंग टिंग, पियानो कुछ ऐसा करता है। ठीक, वेव फॉर्म पे। अब आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। ओके, ठीक, तो देखिए एक आपको सिंपल सा एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा है, और ये 2007 में भी आया, 2017 में भी आया। ठीक, 2007 में, 2014 में आया। ठीक है, तो ये VI ग्राफ है सर। VI मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट, और इसमें से ये क्या निकलता है सर? रेजिस्टेंस निकलता है, कल मैंने पढ़ाया था। इसमें जो पैरेलल कौन सा है? तो पैरेलल ये वाला है। सिंपल बता दोगे, कैसे बताओगे? क्योंकि R इक्विवेलेंट खत्म होता है, पैरेलल का लीस्ट से भी कम होता है। सॉरी,
ठीक है, चलिए अब बात करें कि व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर कुछ सेमीकंडक्टर ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से ही क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। कल ही मैंने बताया था कुछ ऐसा, ये होता है सेमीकंडक्टर, ये रेजिस्टिविटी और ये टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टिविटी क्या होगा, घट जाएगा। ठीक, कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, और कुछ अलॉयज होते हैं जिनके लिए कांस्टेंट रहता है। बहुत बढ़िया। फिर एक मुझे रेजोनेंस का ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बढ़िया सवाल मिला। क्या है ये खुद करने का प्रयास करिएगा वीडियो रोक के। ओके, ये कितना है सर, 3 ओहम। ये कितना है सर, 3 ओहम। ये कितना है, 5 ओहम। 5 ओहम, और ये भी 3 ही ओहम है। ठीक है सर, 3 ही ओहम है। 5 ओहम, ये 4 ओहम, और ये 6 ओहम। ये क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस ईयर में 2014 में सर। ओके, अब इसका मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता के दीजिए सर। बहुत सही। तो सबसे पहले ये तीनों पैरेलल में है, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा। मैं एकदम बढ़िया से नहीं जा रहा हूँ सर, बढ़िया से आप लिखिएगा कि ये तीनों आप देख सकते हो कि पैरेलल में प्लांट ठिकाने में है। तो ये पहला आर इक्विवेलेंट निकला, ये 5 है, और इस ये भी पैरेलल में है, 4 ओहम और 6 ओहम पैरेलल में है, तो 1/4 प्लस 1/6 कैसे हो जाएगा सर, 12 आएगा। 3 प्लस 2 मतलब 12/5 आएगा। अब सिंपली 1 ओहम प्लस 12/5 प्लस 5 कहां से आ गया सर, ये तीनों सीरीज में होंगे। 5 मैंने कॉमन लिया, 1 into 5 5 बार में, प्लस 12 प्लस 25। इज इट करेक्ट, इज इट 25 5 30 30 42 42 और 5 यानी 8 2 आया, 0.0 आया, 4 8.4 ओम इज द आंसर। इज इट करेक्ट, यस इज इट करेक्ट, इट इज करेक्ट। उसके बाद ऐसे ही रीजन से क्वेश्चन से कल मैंने वीडियो में बताया, वो नहीं भी बताया तो ये क्वेश्चन अगर हो जाता तो कोई चिंता की बात नहीं है। ओके, वन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने कल कराए हुए। अभी वीडियो मत देखना किसी का, ठीक है, ये वीडियो लास्ट है अगर आप देख रहे हो फिजिक्स की। तो अ मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओहम इज स्ट्रेच्ड। तो एक वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओहम है। इसे स्ट्रेच किया गया सो दैट इट्स लेंथ हैज इंक्रीज्ड टू ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। मतलब इसका कुछ ओरिजिनल लेंथ था, लेकिन अब जो लेंथ है वो ट्वाइस हो गया। तो मुझे बोला कि बताइए सर नया रेजिस्टेंस कितना होता है। पर लेंथ अगर इंक्रीज हुआ तो कोई वायर है उसको मैंने खींच दिया, पतला जरूर हो गया, मतलब बड़ा जरूर हो गया सर, लंबा जरूर हो गया, लेकिन पतला भी तो हो गया। तो एरिया भी कितना हो गया सर, A/2। अब A क्या है सर, तो एरिया कुछ उसका पहले का होगा। ठीक, अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने कल ही पढ़ा था, ρL/A। अब ρL/A क्या है सर, तो 6 है। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब इसका R' नया रेजिस्टेंस क्या होगा सर, रो हरदम सेम होता है, रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्वेश्चन घुमा के आ सकता है। तो ये 2L हो जाएगा और ये A/2 होगा। होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा कि नहीं होगा। बहुत बढ़िया। तो ρL/A इंटू 4 होगा ना सर, यस। तो ये हो जाएगा 4/16, नहीं 24 ओम इज द आंसर। इज इट यस सर, 24 ओम इज द आंसर। ठीक, क्यों, क्योंकि ये जो है 6 है सर, 6 into 4 is 24। Now my question is अब एक और क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा 2006 का क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया सवाल है। ये क्वेश्चन हो गया तो बढ़िया है। तो एमीटर रीड्स, तो एक फिगर है जिसमें से बनाया गया है इस तरीके से, 6 वोल्ट है ये, एंड देन ये R है, रेजिस्टेंस दिया नहीं, और ये 60 ओहम है, और ये कुछ ऐसा है, और यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया गया है सर 0.3 एम्पीयर। एमीटर देते तो घबराने नहीं हो, क्योंकि एमीटर का काम होता है सर करंट नापना। ठीक, वोल्टमीटर का वोल्टेज नापना। बहुत बढ़िया। तो मेरा सवाल ये है, क्वेश्चन का सवाल ये है कि टोटल रेजिस्टेंस पहले निकालिए सेल का। तो सेल का टोटल रेजिस्टेंस कैसे होगा सर, तो सेल के लिए वोल्टेज कितना, इतना, करंट कितना गिवन है सर 0.3 एम्पीयर। तो R कितना होगा, तो V इक्वल्स टू IR, ये होगा ना सर, V इक्वल्स टू IR है। तो 6/0.3 यानी 20 ओम इज द आंसर, है कि नहीं। टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम है। ये R डैश ले लो या फिर RT ले लो सर, RT ले लो, R यहाँ पे। उसके बाद सवाल आया कि सर R का वैल्यू निकालो। अब ये दोनों देख सकते हो सर पैरेलल में है, तो 1/R टोटल क्या होता है, 1/R प्लस 1/60 होता है सर, पैरेलल में है। अब R टोटल क्या है, R इक्विवेलेंट क्या है, 20 ओम है।
तो 1/20 माइनस 1/60 इज इक्वल्स टू 1/r है सर, 1/r है सर। कोई आंसर क्या आ जाएगा? देखिए बहुत समय वेस्ट नहीं करना मुझे, तो इसका आंसर सर 30 ओम आ गया। 30 ओम आर का वैल्यू आराम से आ गया। उसके बाद बोला सर करंट आर से कितना फ्लो कर रहा है, आर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। टोटल सेल के लिए तो हमें करंट पता है, लेकिन आर से कितना करंट फ्लो कर रहा है ये बताओ, कैसे निकालोगे सर? तो सिंपल, कल ही मैंने बताया था, फिर भी आज बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इसका वोल्टेज हमें पता है सर, ये दोनों का वोल्टेज हमें पता है 6 वोल्ट, आर टोटल में पता है इतना, तो करंट कितना होता है सर? ये होता है वोल्टेज कितना 6 बटे ये कितना 30, 5 या 0.2 एम्पियर इज द करंट दैट विल फ्लो। समझ में आई ना बात सर? इसका रेजिस्टेंस कितना है 30 ओम, ये कितना है 30 ओम। और अगर ये याद रखना कि अगर वोल्टेज निकालने को कहे, करंट निकालने को कहे, सबसे पहले आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। आर इक्विवेलेंट हमने निकाला 20 ओम। उसके बाद वो करंट पता करना है पूरे सेल के लिए। करंट पता चल गया सर, पहले से हमें पता है 0.3 ओम। उसके बाद सिंपली करंट जो होगा इसके लिए कितना होगा सर? अगर पैरेलल में है तो उसका वोल्टेज हरदम सेम होगा, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस फार्मूला है सर। बहुत बढ़िया। और अब आते हैं इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी पे। काफी कंफ्यूजन था इसको लेकर। मैंने कल वीडियो में कहा था कि इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी और हाउस होल्ड सर्किट आप खुद पढ़ेंगे, लेकिन खैर आपने कहा गिव मी बताइए। दिस वीडियो इज कंप्लीटली ऑन योर रिक्वेस्ट, नथिंग एल्स। ओके, पहले बात करते हैं सर फ्यूज क्या है। तो फ्यूज कितने क्या कहलाते हैं? सेफ्टी डिवाइसेस है सर। एक फ्यूज है, एक स्विच है और एक एमसीबी है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी सेमीकंडक्टर्स नहीं, सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। याद रखना कि वो मिली सेकेंड्स में काम करता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर उसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से कोई लेना देना, लेकिन फ्यूज जो है इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और ये याद रखना H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। H क्या है? हीटिंग इफेक्ट इन करंट। हरदम याद रखना, अगर करंट बढ़ाओगे तो वायर के अंदर हीट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे वायर के अंदर हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे T क्या है सर? टाइम है सर, टाइम है सर, T टाइम होता है, T टाइम टेम्परेचर नहीं, ठीक, हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। ओके, अब फ्यूज अगर आपको बताना है तो फ्यूज की कुछ क्वालिटीज होते हैं। सबसे पहला फ्यूज का क्वालिटी ये होता है कि हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। बड़े सवाल फंसते हैं इसके ऊपर, क्यों होना चाहिए? तो सही सी बात है सर, ये फॉर्मूला उसने बताया ना, अरे रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। फ्यूज का काम क्या होता है? फ्यूज का काम क्या होता है कि एक लाइव वायर है और एक न्यूट्रल वायर है। अब दोनों फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पे कोई अप्लायंस है सर, यहाँ पे एक फ्यूज मान लीजिए कनेक्ट हो गया सर, और यहाँ पे कोई टीवी है सर, बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, एक्सीडेंट कुछ हुआ, इससे लाइव वायर न्यूट्रल वायर दोनों से कनेक्ट हो गया सर, कुछ भी हो गया, ओवरफ्लो करंट कर रहा है। तो लाइव वायर से नॉर्मली 220 वोल्ट करंट फ्लो करता है, 50 एम्पियर का करंट फ्लो करता है 220 वोल्ट का वोल्टेज पे, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, रिविजन में पूछ दिया गया है। तो अगर मान लो लाइव वायर से एक्सेसिव करंट फ्लो करे तो फ्यूज क्या होगा सर? एक्सेसिव करंट फ्लो करे, करंट बढ़ेगा, हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा, ये कर जाएगा मेल्ट और सर्किट तोड़ देगा, तो हम बच जाएंगे सर। ये बेसिक प्रिंसिपल हो। तो हाई रेजिस्टेंस करोगे तो जल्दी हीट होगा। दूसरा लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए सर उसका, लो मेल्टिंग पॉइंट। अब लो मेल्टिंग पॉइंट से हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट ही 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा देंगे सर, उसमें कितना ही हीट करते रह जाओ, कितना ही अप्लायंस हीट हो जाए, क्या उसे फर्क पड़ेगा? तो मजे में। क्वेश्चन आएगा कि कॉपर क्यों नहीं हम यूज करते? आया इस क्वेश्चन सर, व्हाई वी डोंट यूज कॉपर इंस्टेड ऑफ लाइक। हाँ, ये भी याद रखना कि फ्यूज किस चीज से बना होता है। फ्यूज इज मेड अप ऑफ अलॉय ऑफ लीड एंड टिन, अलॉय ऑफ लीड एंड टिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स मेड अप ऑफ अलॉय ऑफ लीड एंड टिन। फिर सवाल पूछा कि कॉपर से क्यों नहीं बनता सर? कॉपर से इसलिए नहीं बनता कि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अरे भाई, इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो करेगा सर, गुड कंडक्टर ऑफ करंट है, उसके ज्यादा करंट जा रहा है तो उसे क्या दिक्कत है? जाते रहो। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। अरे यार, थोड़ा सा हीट हो मेल्ट कर देने वाला हमें चाहिए, और उसमें अंदर मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा, कितना भी हीट होता है उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कैपेसिटी है उसकी झेलने की। याद रहेगा ना सर? याद रहेगा। उसके बाद क्या मुझसे पूछ जाएगा सर? तो इसी के ऊपर क्वेश्चन है, 2016 में आया है, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT के ऊपर, कि क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस बताइए। 20 ओम रेजिस्टर है, 2.5 एम्पियर का करंट है, और टाइम दे रहा है 5 मिनट। तो 5 गुणे 60 कर दो, सेकंड में कन्वर्ट करो, उसके बाद सब मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। याद रखना कि इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी में हरदम टाइम को सेकंड में लेके चलना है, ठीक।
अब इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी फिर बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ फॉर्मूला होता है, याद करो, रटो कुछ भी करो। एक होता है VIT, VIP पीवल होता है, वैसे VIT होता है सर। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। T क्या है सर? टाइम। ओके, T क्या है सर? टाइम। एक और फॉर्मूला है I2RT, और एक और फॉर्मूला है V² अपॉन R इंटू टी। ठीक, कैसे याद किया सर? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू IR होता है। अब इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया तो I इंटू I बराबर I² हो गया। फिर I बराबर क्या होता है सर? ये होता है। अब मैंने I² के बदले क्या पुट कर दिया? ये पुट कर दिया तो V² अपॉन RT हो गया सर। यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, अब एक होता है इलेक्ट्रिकल पावर। अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है सर? एक चीज याद रखो, पावर बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। और वर्क इज द एनर्जी। क्या है सर? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। और एनर्जी और वर्क के दोनों की यूनिट ठीक होते हैं, तो ये कह सकते हैं कि एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। अब इलेक्ट्रिकल पावर कहो ज्यादा बेटर रहेगा। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा सर? एनर्जी क्या है? VIT। टाइम क्या है? T है, यानी T से T कट जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिकल पावर में सब कुछ सेम रहेगा, बस T नहीं होगा। V² अपॉन R T नहीं होगा, और I² अपॉन R T नहीं होगा। ये तीन फॉर्मूला याद रहेगा। एक और चीज हाउस होल्ड का जो याद करते हो, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम याद नहीं होता। आपसे सवाल पूछा गया कि किलोवाट और किलोवाट आवर दोनों में पावर का कौन सा यूनिट है? तो किलोवाट है सर। इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा यूनिट है? किलोवाट आवर है सर। कैसे याद करें? तो फिर से वही बात, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम करें। और एनर्जी बराबर क्या होगा सर? पावर इनटू टाइम होगा। पावर क्या है? वाट है। टाइम क्या है? आवर है। या फिर किलोवाट है, तो किलोवाट पावर किसका हो गया सर? एनर्जी का हो गया। याद करने का तरीका। फिर एक 3 पिन सॉकेट और 3 पिन प्लग, ये भी समझो। 3 पिन सॉकेट, 3 पिन प्लग, ये भी समझो। याद करने का तरीका भी हो जाएगा। ओके, 3 पिन सॉकेट कुछ ऐसा होता है। मेरे पास लाइव 3D एग्जांपल यहाँ पे दिखा सकता हूँ, लेकिन कैमरा मोड में सब सहूलियत नहीं होती है। ये अर्थ प्लग होता है, ये न्यूट्रल, और ये तो आसमान नीला है सर। कैसा है आसमान? कैसा है? नीला है। तो N के बाद L आएगा, याद रखना। ये सॉकेट की बात है जिसमें आप पिन डालते हो, कंफ्यूज मत होना। और ये क्या है? अर्थ सॉकेट। ये न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल सॉकेट, और ये लाइट का सॉकेट। ठीक, कलर पूछ लिया गया सर। तो धरती, आप जब जमीन को देखते हो तो हरियाली दिखती है सर, तो हरदम ये ग्रीन कलर का होता है। पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स आराम से बनते हैं। ठीक, पूछा भी गया है। लाइव सर, कोई मैच देखते हो, लाइव कैसे चलता है सर? लाल लाल दिखाते हैं ना, लाइव मैच तो रेड। ठीक, और न्यूट्रल जो बंदा एकदम ब्लैक है, या फिर जो बंदा स्काई ब्लू है, वो न्यूट्रल है। बहुत बढ़िया। और 3 पिन प्लग कैसे होता है? इसमें आप कैसे डालोगे? तो जाहिर सी बात है, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। अब मेरा जो डायग्राम है एकदम समझ में आने वाली चीज नहीं है, फिर भी बनाने का जरूर प्रयास होगा। कुछ ऐसा होता है सर, ये अर्थ वायर है, ये अर्थ का पिन है, और ये लाइट है, फिर ये न्यूट्रल है। कैसे समझे सर? अब इसको तुम लेके इस पे डालो सर, इसको तुम लेके इस पे डालो, समझो। तो ये जो लाइव पिन है वो लाइव सॉकेट के अंदर ही आएगा ना, इस तरीके से, समझे? तो ये समझना है, ये समझना है। समझ का फेर है, बाकी सब आसान। उसके बाद एक सवाल देखो, ये बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ है। देख, 2021 में एग्जाम में ठीक करते हैं, 2021 में। एन इलेक्ट्रिकल केटल इज रेटेड 230 वोल्ट। तो 230 वोल्ट है उसका वोल्टेज, अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस, फिर 1000 वाट है, पावर इज इक्वल्स टू 1000 वाट। वेरी गुड। Then what is the resistance of the element when in use? तो रेजिस्टेंस क्या होगा? तो पावर इक्वल्स टू क्या है सर? V² अपॉन R। वो वाला फॉर्मूला लगाओ, याद आ जाएगा। ठीक, तो पावर कितना है? 1000। V² कितना है? 230 इंटू 230 अपॉन R। सिंपली तो R को इधर भेजो, 230 इंटू 230 अपॉन 1000, 2 जीरो गए। अब 23 गुणे 23 करो, जितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा? 5299 आएगा, और नीचे 10 है तो पॉइंट यहाँ पे दे दो, कितना रेजिस्टेंस हो गया। फिर पूछा कि सेफ वैल्यू ऑफ करंट, कितना करंट इसके अंदर से पास किया जा सकता है, मतलब इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि बताओ कितना करंट होगा। तो पावर इज इक्वल्स टू VI होता है, पावर इज इक्वल्स टू I² RT होता है, जो I² T नहीं होता। तो जो आपको फॉर्मूला बढ़िया लगे, मुझे ये बढ़िया लग रहा है। तो पावर इक्वल्स टू 1000 वाट है, पोटेंशियल डिफरेंस 230 है, तो करंट इतना ही आएगा ना सर। ठीक, 1000 बटे 230 करंट आ जाएगा 4.35 एम्पियर। ठीक, बहुत बढ़िया। फिर एक चीज याद रखो, हमारे हाउसिंग अप्लायंस में
जो कनेक्शन होता है इट्स ऑलवेज इन पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन क्यों होता है, क्वेश्चन आएगा तो तीन रीजन बताओ, तीन रीजन बताओ। सबसे पहला ये कि पैरेलल कनेक्शन होगा तो सेम वोल्टेज, पढ़ा है हमने, पैरेलल कनेक्शन हो तो सेम वोल्टेज। दूसरा कि अगर एक अप्लायंस फेल हो गया तो दूसरे अप्लायंस को कोई दिक्कत नहीं होगा, एक अप्लायंस अगर फेल हो गया तो दूसरे अप्लायंसों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ये याद रखना। और दूसरा कि इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में हरदम सबसे कम के कम होता है, जो ज्यादा हीटिंग इफेक्ट नहीं आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब मैंने बताया था ना सर, ये 2 ओहम और ये 2 ओहम, तो दोनों को जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करेंगे तो 1 आएगा, 1/2 प्लस 1/2 क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब लीस्ट सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस भी कम आता है, मतलब हीटिंग इफेक्ट कम होगा। क्यों? क्योंकि H इज इक्वल टू I²RT, जितना कम रेजिस्टेंस उतना कम हीटिंग इफेक्ट, तो हीटिंग इफेक्ट कम आएगा। दूसरा अगर एक डिवाइस फेल हुआ तो दूसरे डिवाइस को कुछ नहीं होगा। और तीसरा सेम वोल्टेज पे वर्क करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी उनकी होगी। ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट सर, उसके बाद 3 पिन सॉकेट ये वाला मैंने बात कर लिया था। एक चीज देखो, हाँ इलेक्ट्रिक ये जो निकालते हैं ना कितना धन लगेगा, तो एक बंदा है जिसके घर में 6 बल्ब जल रहा है, जिसके घर में 6 बल्ब जल रहा है, उसका पावर है 100 वाट पे जल रहा है, और एक हीटर है, ठीक है सर, ठंडे का मौसम था तो हीटर चल रहा है, और हीटर का 2 किलोवाट दे दिया, इससे बढ़िया कोई सुखी बात होगी सर। और 5 पंखे चल रहे हैं उसके घर में, बाप रे बाप, 5 पंखे चल रहे हैं उसके घर में, और 50 वाट का है सर। ओके, तो उसके बाद if these are used every day to calculate the cost of energy for 30 days। अब कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालो। अब 30 डेज के लिए अगर इसको इस्तेमाल किया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर 30 डेज कितना आएगा। और दूसरा सवाल पूछा कि रेट कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितना आएगा सर, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितना आएगा, और हमें रेट दे दिया गया है सर, रेट कितना दे दिया है 3.5 पर यूनिट, 3.5 रुपीज पर यूनिट, यानी एक यूनिट का 3.5 कटेगा। बहुत आसान चीज है। एक चीज आपको 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल पावर, कमर्शियल यूनिट इसे कहते हैं। 1 किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1 किलोवाट आवर। ओके, और वो बराबर होता है 1 यूनिट, मतलब 0.1 किलोवाट बराबर 0.1 यूनिट, याद रहेगा। ओके, तो ये चीज याद रखना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इनटू टाइम। टाइम कहां है सर, टाइम दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन में टाइम भी दिया हुआ है कि 6 बल्ब जो है, ये जो है 8 घंटे के लिए चल रहा है, ये जो है ओके आधे घंटे के लिए जल रहे हैं, हाफ एन आवर, और ये जो है वो 6 घंटे के लिए जल रहा है। खत्म कहानी, इस्तेमाल हो रहा है। तो बताइए 30 दिन में कितना पैसा लगेगा। ओके, तो सबसे पहले एक चीज याद रखना, कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर होता है। यहां पर सिर्फ ये किलोवाट में दिया हुआ है, ये किलोवाट में नहीं है, ये किलोवाट में नहीं है, तो सबसे पहले डिवाइडेड बाई 1000 कर लो। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिंपली क्या करना है, लिखना कि पावर इनटू टाइम। अब देखो 6 बल्ब हैं, उनका पावर कितना है, इतना, और डिवाइडेड बाई अगर मैं 1000 कर दूं क्या हो गया, किलोवाट, तो 6 गुणे ये, सिंपल सी बात है ना सर। एक अप्लायंस चल रहा है 100 वाट पे, तो 2 अप्लायंस कितने पावर लेंगे, 200 वाट, 3 अप्लायंस 300 वाट, 4 अप्लायंस, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है। तो पावर इंटू टाइम कितना है सर, 8 घंटे। ठीक, जोड़ दो किसके साथ सर, इसका पावर 2 किलोवाट इंटू हाफ एन आवर टाइम, उसको जोड़ दो 5 गुणे 50/1000 और गुणे ये हो जाएगा 6। क्लियर। अब थोड़ा सा एडिशन करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। 4 जा 5 जा, तो 6 4 जा 24/5 प्लस ये दोनों कट गया तो 1, और प्लस ये 20, ये 4, 3/2, ठीक है सर। 10 आ गया, 5 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 प्लस 10 प्लस 5 नहीं 5 नहीं सर 15, 2 के टेबल में 5 15, बहुत बढ़िया। अब ये हो जाएगा 58 73 7.3 होगा सर, 58 और प्लस 10 68 प्लस 7 7.3 यूनिट आएगा, या फिर किलोवाट आवर है। 7.3 यूनिट का किलोवाट आवर, ये एक दिन के लिए सर। इतना सब किसके लिए, एक दिन के लिए। अब 30 दिन के लिए कितना होगा सर, गुणे 30 करो। 30 दिन के लिए कितना होगा सर, गुणे 30 करो, यानी 3 3 9 और 3 7 21 यूनिट। अब टका देख लो सर, अब 1 रुपया, अब 3.5 रुपया लगेगा 1 यूनिट के लिए, तो इतने यूनिट के लिए कितना लगेगा सर, गुणे 3.5। दिस विल बी योर आंसर। ठीक, 219 ही होगा ना, यस 3.5 जो आपका आंसर आ जाएगा।
मैं घटा ही देता हूँ, ठीक है। देखो डिवाइड बाई 10, 2 7 10 9.5। अब 109.5 गुणे 7 कर दो, योर आंसर विल बी 766.5 रुपीज लिखना, यूनिट अकॉर्डिंग। अब इससे आपको घुमाएदार सवाल नहीं मिलेगा। एक चीज क्या मैं बता रहा था, और कुछ नहीं बता रहा था। ओके डन। अब आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिज्म चैप्टर पे। हाउसहोल्ड वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया सर, ठीक है। ओके, सो व्हाई डज करंट लाइन सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाई डज अ करंट कैरिंग फ्रीली सब्सिडेंट सोलेनॉइड रेस्ट अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब सोलेनॉइड क्या है, मैंने बताया कि सोलेनॉइड हेलिकल वायर है जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर हेलिकल वायर करंट फ्लो कर रहा है, किसी चीज को अगर आप डाल दोगे, रेस्ट करोगे, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो लाई करता है। उस डायरेक्शन को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कहते हैं, बिकॉज इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक। फिर बोला कि पोलैरिटी बताओ एंड पे, ठीक है सर। तो ये कुछ ऐसा है और ये कुछ ऐसे जा रहा है, ये कुछ ऐसे वायर्स जा रही हैं और पीछे से ये निकल गया। तो यहाँ से करंट गया, तो पोलैरिटी बताओ इस पॉइंट पे कितना होगा। तो देखो कहाँ से जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज गया तो यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा, और अगर मैं इस डायरेक्शन देखूं तो ऐसे क्लॉकवाइज आ रहा है, ऐसे गया तो ये साउथ हो जाएगा। ओके, साउथ की पोलैरिटी हो जाएगी। फिर एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के ऊपर 3 एडवांटेज याद रखना। सबसे पहला ये एडवांटेज जो होता है कि यू कैन चेंज द पोलैरिटी। अगर मैं यहां से डायरेक्शन बदल दूं, अगर मैं यहां से डायरेक्शन ऑफ करंट बदल दूं, यहां से पॉजिटिव भेजूं, यहां से करंट भेजूंगा, तो अब ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। मतलब पोलैरिटी इजिली चेंज हो सकती है। दूसरा ये कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मच मोर देन अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक। तो स्ट्रेंथ जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है। और फिर ये है कि डीमैग्नेटाइज आप इजीली उसे कर सकते हो, डीमैग्नेटाइज इजीली आप कर सकते हो, करंट बंद कर दो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक। फिर 3 फैक्टर बताओ। नेम 3 फैक्टर्स ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सर, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, FBI रूल लगा दो सर। किस चीज पे डिपेंड करता है, IBL, याद है ना, IPL जैसे खेलते हो तो करंट बढ़ाओ फोर्स बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ा तो फोर्स बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ा तो फोर्स बढ़ जाएगा। लेंथ मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से पास करेंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा उसके ऊपर सर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यही है कि इफ थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड इफ the forefinger states the direction of current, middle finger states the direction of magnetic field lines, then the thumb will show the direction of force experienced by that conductor. याद रहेगा। फिर उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है 2015 का, नहीं 2010 का। इस तरीके से है, करंट ऊपर जा रहा है तो बताइए इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स डले हुए हैं, ऐसे छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स डले हुए हैं। थोड़ा सा मैंने टैप किया तो कैसे आयरन फिलिंग्स अरेंज होंगे। तो राइट हैंड थंब रूल याद करो, ऐसे ऐसे घूमेगा सर, तो सिंपली ऐसे घूमेगा सर, सिंपली ऐसे घूमेगा सर, सिंपली ऐसे घूमेगा सर। ओके, उसके बाद सवाल ये एक बढ़िया सवाल है 2018 का। बहुत से लोगों ने गलती किया, ये मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में भी दिया हुआ था, इसमें मैं दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट सवाल है, बुक में कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बुक में इसके उल्टा है, लेकिन प्रीवियस ईयर लेकिन क्वेश्चन ऐसे दे दिया खतरनाक, सबको लगा कि वैसा होगा। लेकिन फिजिक्स याद रखो यार, ICSE थोड़ा सा बदल गया है फिजिक्स को लेके, ठीक है। सेमेस्टर 1 में आपका पेपर मैंने देखा था, इट्स वाज वेरी डिफिकल्ट। जिसने पूरे साल पढ़ा होगा उसी से होगा। तो बेसिकली पढ़ा नहीं होगा, समझा होगा, ये बेसिकली बात। पढ़ना तो सब पढ़ लेते हैं, सब समझता कौन है। ओके, तो यहाँ पर बताओ करंट चला गया सर, पोलैरिटी बताओ। एट एंड ये मान लो A है और ये मान लो B है, तो A B पे पोलैरिटी क्या होगा। तो यहाँ से नीचे से देखूंगा सर तो क्लॉकवाइज घूमेगा, और फिर यहाँ से देखो तो घूम के आ रहा है सर क्लॉकवाइज ही है, मतलब साउथ ही है। फिर बोला कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को बना सकते हो, तो बढ़ा के सकते हो सर, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो मतलब करंट उसमें बढ़ा दो, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंक्रीज कर दो।
या फिर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, या तो उसके अंदर एक बार मैग्नेट डाल दो, आयरन बार डाल दो, बार मैग्नेट नहीं, आयरन ओर डाल दो, आयरन बार डाल दो, सॉफ्ट आयरन बार। ठीक, फिर पूछेगा कि पोलैरिटी कैसे बदल सकते हैं सर, तो पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन, मतलब यहां से अगर करंट जाएगा तो यहां से क्या हो गया सर, नॉर्थ बनेगा, यहां भी नॉर्थ बनेगा। ठीक, बहुत बढ़िया। फिर मुझसे बोला कि डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही तो आ रहा है पर इससे आ सकता है सवाल। ठीक है, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, बोल रहा हूं ना। तो डीसी और एसी में क्या डिफरेंस है सर, 3 डिफरेंस याद रखना, 3 डिफरेंस याद रखना बहुत बढ़िया से। डीसी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है, और एसी में मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फैराडे लॉ में बताया था। ठीक, डीसी मोटर जो है ना वो वर्क करता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर, आपके सिलेबस में नहीं है बट देन ऑल्सो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, आईसीएसई इज अनएक्सपेक्टेड बता रहा हूँ पहले ही। ये मान लीजिए आर्मेचर है, इस टाइप में कुछ दिया हुआ है, ज्यादा दिमाग मत लगे, छोड़ी, बस ये मान लीजिए बैटरी है सर, ज्यादा मैं डीप नहीं जा रहा हूँ। बस ये याद रखो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही है, ये करंट यहां से कैसे आ रहा है सर ऊपर, तो फोर्स कहां लगेगा अंदर, तो ये रोटेट करेगा सर, ये रोटेट करेगा। मैं अभी डीप में नहीं जा रहा हूँ, कोई कहेगा गलती बढ़ा दिया, नहीं सर, ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये रोटेट करेगा सर, तो बेसिकली डीसी मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और वहीं एसी मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम क्या करते हैं फैराडे लॉ में, एक हमने आयरन बार लिया था, ये नॉर्थ ये साउथ, एक कॉइल था, इसके आसपास ऐसे कर रहे हैं, तो चेंज इन फ्लक्स आया। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किस पे डिपेंडेंट है, ईएमएफ पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है कि नहीं सर। चेंज ऑफ फ्लक्स करोगे, बार बार चेंज ऑफ फ्लक्स करोगे, जितना ज्यादा मैग्नेटिक। अब फिर बोलेगा कि एसी में, एसी मोटर, एसी जनरेटर जो है, एसी मोटर नहीं होता, एसी जनरेटर जो है उसमें कैसे तुम वो इंक्रीज करा सकते हो, टर्न को कैसे स्पीड करा सकते हो, फिर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करा सकते हो। तो रैपिड मोशन करवाओ तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें इंड्यूस हो। दूसरा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट बढ़ा दोगे तो ज्यादा उसके अंदर से फ्लक्स जनरेट होगा। फ्लक्स क्या है, फ्लक्स इज द मैग्नेटिक अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, इसके अंदर से कितने लाइंस एंटर कर रहे हैं उसे हम फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ज्यादा अगर इसका स्ट्रेंथ होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ज्यादा उसका फ्लक्स होगा, तो चेंज इन फ्लक्स बढ़ जाएगा। रैपिड मोशन करवाओ, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल बढ़ा दो, और बस एरिया इसका बढ़ा दो सर, एरिया इसका बढ़ा दो। अगर ये दो जो बाहर जा रहे हैं उसका एरिया बढ़ा दोगे तो ये भी इसके अंदर से जाएंगे, तो एरिया बढ़ा दोगे। ठीक, 3-4 पॉइंट याद रखना, आईसीएसई इज अनएक्सपेक्टेड। फिर डीसी और एसी में एक और क्या डिफरेंस है, तो करंट जो है वो एक सिंगल डायरेक्शन में जाता है, डीसी मोटर में करंट गोज इन द सिंगल डायरेक्शन, और एसी में करंट कैसे है सर, उसका डायरेक्शन हरदम चेंज करते रहता है, कुछ ऐसा होता है सर, आपको भी नहीं समझना, सिलेबस में नहीं तो क्या रिड्यूस हो चुका है। तो एसी ऐसा कुछ होता है, उसीलिए ऐसे एसी आप रिड्यूस दिखाते हैं, दिखाते हो, दर्शाते हो उसे। तो एसी में डायरेक्शन हरदम पीरियोडिकली चेंज होता है, डीसी में एक यूनिट डायरेक्शन होता है, एक सेम डायरेक्शन में करंट हरदम एक सेम डायरेक्शन में जाता है, सेम फिक्स्ड उसका मैग्नीट्यूड होता है करंट का डीसी मोटर में, और हरदम जो मैग्नीट्यूड है करंट का वो हरदम बदलते रहता है एसी में। फिर वो वर्क करता है डीसी किसके प्रिंसिपल में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये वर्क करता है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन पे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर ये मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल, याद रखना। ठीक, उसके बाद फिर क्वेश्चन है 2016 में कि एट व्हाट वोल्टेज इज करंट अवेलेबल, कितने वोल्टेज पे हमारे घरों में करंट आता है, 220 वोल्ट, कितना एम्पियर का करंट आता है, 50 एम्पियर, कितने की फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज, याद रखना। फिर व्हाट टाइप ऑफ करंट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पावर स्टेशन, हमारे घर में कौन सा टाइप का करंट ट्रांसमिट होकर आता है सर, एसी करंट। क्यों सर, सिलेबस में नहीं है, नहीं समझ। ठीक, और लेंजेस लॉ का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2014 का सवाल इस बार आने का पूरा संभावना रखता है। क्यों, क्योंकि आपके पास स्पेसिमेन ये क्वेश्चन आ चुका है सर, ऐसा है। ठीक, तो ये मान लीजिए कोई एक कॉइल है, कुछ ऐसा 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 ऐसा, ठीक ऐसे है, और ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, इसे पास में मैंने लाया, ये पीछे से जा रहा है ना, तो पीछे से जा रहा है, तो इसे क्यों 2D बनाना, 3D बनाओ इसे। ठीक, तो यहाँ पे बताइए कि इसके अंदर करंट जनरेट होगा कि नहीं होगा। क्यों, फैराडे लॉ ने यही बताया था सर, फैराडे ने यही बताया था, माइकल फैराडे ने यही बताया था, करंट जनरेट होगा। ठीक, अब करंट जनरेट होगा तो इसका डायरेक्शन बताओ। तो यहीं पे लेंजेस लॉ आता है सर, यहीं पे क्या आता है, लेंजेस लॉ आता है। क्या लेंजेस लॉ कहते हैं सर, लेंजेस लॉ यही कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट, मतलब बाप ने बेटे को बनाया, बेटा बाप को ही भगा दिया। इस बाप ने यानी बार मैग्नेट ने इस बेटे को बना दिया, करंट को इंड्यूस करा दिया, लेकिन बेटे ने बाद में बोला भाग यहाँ से। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा, यहाँ पे जो पोलैरिटी बनता है
वो अपोजिट बन गया, मतलब नॉर्थ पास में आया तो नॉर्थ कहीं हो गया, नॉर्थ आएगा लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, मतलब झगड़ा करने के लिए। और फिर जब बाप चला जाता है रूट के ना, तो फिर बोलता है नहीं बुलाना चाहिए था, और फिर जब ये दूर चला जाता है तो साउथ बन जाता है अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक, याद रखेगा। तो इसके लिए बताओ डायरेक्शन कैसे होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा सर, एंटी क्लॉकवाइज होगा, नॉर्थ की पोलैरिटी बनेगी। फिर ये मान लीजिए बी है और ये मान लीजिए ए है, उसके बाद आपसे पूछा कि कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो बी टू ए करेगा ना सर, यहाँ से जाएगा तभी तो इस तरीके से जाएगा, यहाँ से देखो एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से देखोगे तो करंट कैसे आ रहा है, यहाँ से करंट ऐसे आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो गया सर, क्लॉकवाइज हो गया, यहाँ पे साउथ बनेगा। ठीक, तो लॉ कौन सा है, लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ डिफाइन करिए, डिफाइन कर दिया बस। अब आते हैं हीट चैप्टर पे। तो हीट, व्हाट इज हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी में पता है सर ऐसा यूनिट क्या है, तो जूल पर केल्विन, केल्विन में लिखना, डिग्री सेल्सियस मत लिखना, केजी में लिखना। ठीक, फिर क्वेश्चन आया कि कुकिंग पैन का जो बेस है थिक क्यों बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि हीट कैपेसिटी जो है ना सर, थर्मल कैपेसिटी वो होता है m इंटू सी। सी क्या है सर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मास बढ़ाओगे ना तो थर्मल कैपेसिटी बढ़ जाएगा, मतलब जल्दी से हीट नहीं हो जाएगा, स्लोली खाने को हीट पहुंचेगी, और फूड जो होगा वार्मर उसे रखेगा बहुत ही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फिर 3 फैक्टर्स बताए जिस पे डिपेंड करता है हीट एब्जॉर्ब। तो हीट एब्जॉर्ब किस चीज पे डिपेंड करता है सर, मास, mc डेल्टा टी, मास बढ़ाओ, स्पेसिफिक कैपेसिटी बताओ, चेंज इन टेम्परेचर बढ़ाओ, बढ़ जाएगा। ठीक, उसके बाद बोला कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर से कैसे बदल सकता है। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है सर, केल्विन होता है। तो मान लीजिए 23 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस है, इसे केल्विन बदलना है तो सिंपली 273 प्लस कर दीजिए, यानी 283 केल्विन। ठीक, एक इलेक्ट्रिसिटी से एक और क्वेश्चन रह गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डज यहाँ पर, हाँ क्वेश्चन ये है कि उस चीज का नाम बताओ जो 1 केल्विन पे एब्सोल्युटली जीरो रेजिस्टेंस, 0 डिग्री में क्यों लिख रहा हूं, एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस उसके अंदर रहता है। 1 केल्विन पे एब्सोल्युटली जीरो रेजिस्टेंस उसके पास होता है, उस चीज को हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस चीज का नाम बताओ, उस कंडक्टर का नाम बताओ, उस मटेरियल का नाम बताओ जिसके पास अगर 1 केल्विन का टेम्परेचर हो तो एब्सोल्युटली जीरो क्या होगा, उसके पास क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो किसी चीज में रेजिस्टेंस ही नहीं है तो करंट कितना तेज फ्लो करेगा सर, सुपर। फिर सबसे ज्यादा किस सब्सटेंस के पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, याद रखना हाइड्रोजन। लड़के क्या करते हैं, लड़कियां क्या करती हैं सर, गलती कर देते हैं, क्या करते हैं, वाटर लिख देते हैं। तो हाइड्रोजन के पास सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और लिक्विड की बात करें तब वाटर आपको लिखना है, लिक्विड की बात करें तब आपको वाटर लिखना है। फिर पूछा कि वाई कॉपर इज प्रेफर्ड ओवर अदर मटेरियल्स फॉर कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर में कॉपर इसलिए यूज होता है क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड कॉपर टेक्स नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू अटेन इट्स टेम्परेचर, बिकॉज कॉपर हैज 0.4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी बस इतना कम हीट चाहिए उसको टेम्परेचर अपना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से एक क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन काफी बंदों ने, काफी छात्राओं ने गलती किया। 2009 का सवाल कि 40 ग्राम ऑफ वाटर है, 40 ग्राम पानी है एट 60 डिग्री सेल्सियस। तो 40 ग्राम वाटर है, मास यहाँ पे दिया हुआ है। एक ही तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का, ऐसे कॉलम ड्रॉ कर दो। तो वाटर का यहाँ पे लिखो MW लिख दो, कंफ्यूजन ना। 40 ग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर हमें दे रखा है 60 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया। इज पोर इनटू अ वेसल कंटेनिंग 50 ग्राम वाटर है, 40 ग्राम वाटर इतना डिग्री सेल्सियस में पोर इनटू अ वेसल, एक वेसल के अंदर से डाल दिया गया। ठीक है सर, थोड़ा कंफ्यूजन था, उसीलिए इस क्वेश्चन को बनाया गया है सर। तो फाइनल आ गई, तो इस वेसल के अंदर डाल दिया गया है। इस वेसल के अंदर वाटर जो है उसका मास है 50 ग्राम। इस वेसल मतलब ये पानी इस वेसल के अंदर डाल दिया गया, और इस वेसल के अंदर पहले से पानी है 50 ग्राम। ठीक, और उस पानी का टेम्परेचर हमें है पता 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो बोला कि थर्मल कैपेसिटी इस वेसल का बताओ। थर्मल कैपेसिटी क्या होता है सर, ये नहीं होता, थर्मल कैपेसिटी यही होता है ना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी। अगर चेंज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो मास से तो कोई इसको लेना देना ही नहीं है। तो हीट बराबर क्या होगा, C इंटू डेल्टा T होगा। और उसके बाद एक और मजे की बात ये है कि फाइनल टेम्परेचर में बता दिया कि 30 डिग्री सेल्सियस है। अब फाइनल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, चेंज इन टेम्परेचर 60 - 30 यानी 30।
चेंज इन टेम्परेचर 20 से 30 का यानी 10 डिग्री सेल्सियस, और इसका चेंज इन टेम्परेचर सर 10 इंटू सी, ये होगा ना, चेंज इन टेम्परेचर 10 इंटू सी। सी क्या है सर? थर्मल कैपेसिटी। ओके, अब जितना ये वेसल और जितना ये वेसल के अंदर का जो पानी है, पानी डैश इसे मान लो, वाटर डैश मान लो, जितना ये दोनों पानी एब्जॉर्ब करेंगे, जितना हीट ये लोग एब्जॉर्ब करेंगे, उतना ही ये वाला जो वाटर है वो हीट देगा सर। वेसल कितना है सर बताइए, वेसल कितना हीट ले रहा है? यहाँ पे बता दिया ना, सी इंटू डेल्टा टी, और प्लस कितना इसके अंदर पानी है, एम सी डेल्टा टी। तो एम कितना है सर 50, अब सी कितना है 4.2। क्वेश्चन में दिया ना रहे फिर भी याद रहना चाहिए, वैसे ही क्वेश्चन में दिया रहेगा एम सी, और डेल्टा टी कितना है धर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा। और ये कितना है सर 40 ग्राम, ये कितना है सर एम सी कितना है सर वाटर 4.2 इंटू डेल्टा टी कितना है सर 30। बस आंसर आ जाएगा, आंसर आपको आएगा 294 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। देख लो सारी यूनिट्स में सही बैठाए हैं, ठीक है। देखो नहीं होगा तो क्या, कौन सा क्वेश्चन कर रहे बैठ। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर? तो प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर क्या है? लोग क्या कहेंगे कि हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन, मैंने भी यही बताया, प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो लॉस ऑफ हीट इन द सराउंडिंग। इसी के चलते एक मार्क्स कटा था, ठीक है, इसी के चलते एक मार्क्स कटा था लोगों का। याद रखना कि heat lost by a hot body is equals to heat gained by a cold body provided that there is no loss of heat in the surrounding। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर मान लीजिए टेम्परेचर मैंने आइस और वाटर को रख दिया, जितना ये हीट देगा उतना ही एक थोड़ी हीट ले लेगा, ऐसा नहीं होगा ना सर। आइस अगर हीट देगा अपना तो सराउंडिंग में तो फैल जाएगा ना सर, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर क्या कहता है कि लॉस नहीं होना चाहिए, जितना उसने दिया उतना ही ये ले लेगा सर, लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है, लॉस नहीं होना चाहिए, तब ये प्रिंसिपल वैलिड होता है। फिर अदर नेम क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री भी कहते हैं। फिर बोला कि नेम द लॉ, किस लॉ पे ये प्रिंसिपल बेस्ड है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे सर। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी सिंपली ट्रांसफॉर्म होता है, तो हीट एनर्जी गर्म से ठंडे में ट्रांसफॉर्म हो गया। और ये सवाल 2016 में, 2015 में, 2009 में, 2006 में रिपीटेटिवली पूछा गया है। ओके ओके, और उसके बाद लेटेंट हीट के क्वेश्चन पे आते हैं कि इट इज ऑब्जर्व्ड दैट टेम्परेचर इन द सराउंडिंग स्टार्ट्स फॉलिंग व्हेन द आइस इन अ फ्रोजन लेक स्टार्ट्स मेल्टिंग। मतलब अगर आइस है फ्रोजन लेक में, अगर वो मेल्ट करता है तो आसपास का टेम्परेचर फॉल क्यों होता है, ठीक है। तो इसको भी समझने की थोड़ी सी जरूरत है, क्वेश्चन आ सकता है 2-3 मार्क्स का, तो बना के बढ़िया से लिखना है, मौका नहीं देना है कि एग्जामिनर काट सके मार्क्स, ठीक। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना होता है सर? 336 जूल पर ग्राम होता है, डिग्री सेल्सियस मत लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि हीट इज इक्वल्स टू ml, अगर आपका स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक, तो L इज इक्वल्स टू हीट अपॉन ग्राम, ऐसे याद किया जाता है, यूनिट बनाया नहीं जाता, समझा जाता है, ठीक। तो वाटर के पास, आइस के पास इतना ज्यादा स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है, दिस इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, वेरी हाई। अब अगर किसी चीज को मेल्ट होना होता है तो वो क्या करता है सर? अपने अंदर हीट लेगा। आइस को मेल्ट होने होगा तो क्या करेगा? वो हीट लेगा, तभी तो मेल्ट होगा। अब इसको अगर मेल्ट होना होगा, कोई अगर लेक है, यहाँ पर कोई एक तालाब है, इसको मेल्ट होना है, इसके अंदर फ्रोजन, पूरा लेक फ्रोजन है, उसको मेल्ट होना है तो हीट लेना पड़ेगा सराउंडिंग से। अब देखो 1 ग्राम पानी इतना ज्यादा अगर हीट लेगा तो सराउंडिंग के टेम्परेचर सर हीट देगा ना सर। तो अगर कोई हीट दे रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, तो ठंडा ही हो जाएगा ना सर, ठंडा हो जाएगा। ये मैंने हिंदी भाषा में समझाया, अब अंग्रेजी भाषा में सुन कि व्हेन फ्रोजन लेक स्टार्ट्स मेल्टिंग इट टेक्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर ग्राम इक्वल टू द लेटेंट हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, तो ड्रॉप इन द हो जाता है। फिर क्वेश्चन आया है कि पीसेस ऑफ आइस जो हैं वो ड्रिंक्स में डाला जाता है, देन आइस कोल्ड वाटर। मतलब आपके पास आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे और आपके पास आइस कोल्ड वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, आप आइस ज्यादा प्रेफर करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आइस के पास इतना ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज वेरी हाई। अब स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज वेरी हाई, सो 1 ग्राम ऑफ आइस टेक्स अवे इतना ज्यादा जूल फ्रॉम सराउंडिंग, तो जल्दी ठंडा कर देगा ना सर, ठीक है, जल्दी ठंडा कर देगा। ओके, अब इसके बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराना चाहूंगा। आई वांट टू डू वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर भी एक और चीज देखो, एक चीज याद रखना कि जब आइस है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे और वो बदल जा रहा है वाटर के अंदर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है।
तो इससे पहले एक और चीज समझो, वाटर है मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पे और ये बन गया वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या हुआ सर, टेम्परेचर चेंज हुआ। अब टेम्परेचर चेंज अगर हुआ तो कौन सा एनर्जी कन्वर्जन हुआ, यू हैव टू रिमेंबर दैट, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो। लेकिन जब स्टेट चेंज हुआ लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है तब आपका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है। मैंने आपको 1-2 नंबर दे दिए, 1-2 नंबर दे दिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में पूछा गया है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। देख, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट गिवन आउट व्हाइल 400 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज कूल्ड एंड कन्वर्ट द। तो 400 ग्राम वाटर है, तो इस क्वेश्चन बहुत आसानी से करने हैं कि वाटर है और इसका मास हमें दे रखा है 400 ग्राम। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है सर। तो 400 ग्राम वाटर है एट 30 डिग्री सेल्सियस, कितने सेल्सियस पे, 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो अमाउंट ऑफ हीट, कितना ये हीट देगा, एक मान लीजिए रेफ्रिजरेटर में डाल दिया तो कितना हीट ये देगा कि वो आइस में बदल जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस तक। तो सबसे पहले वाटर क्या होगा सर, वाटर बनेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, यही तोड़ तोड़ के समझना ही है सर। फिर वाटर जो है आइस में बनेगा सर 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक, और फिर आइस जो है वो -2 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। ये क्वेश्चन है 2017 के स्पेसिमेन का, ठीक। मतलब यहाँ पर कुछ हीट Q1 लगेगा, यहाँ पर हीट कुछ Q2 लगेगा, यहाँ पर हीट कुछ Q3 लगेगा। मुझे बस टोटल हीट निकालना है, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। कितना आसान था, यही भी तो समस्या है सर। Q1 क्या है, MC डेल्टा T। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर हुआ। अब Q2 देखो चेंज इन टेम्परेचर तो नहीं हुआ, मतलब ml लगाओगे सर। अब क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दे रखा है, ऐसे मन की खुशी के लिए थोड़ी दिया है सर, कुछ ना कुछ तो यूज होगा तभी तो दिया होगा, ठीक। और उसके बाद Q3 क्या है सर, फिर से MC डेल्टा T लगा दो, ठीक। अब मैं कैलकुलेट नहीं करने वाला, फिर भी मैं वैल्यूज पुट करूंगा। मास कितना है सर, 400 ग्राम है। C कितना है, 4.2 वाटर है ना सर। अब एक कंफ्यूजन होता है, 42 जूल पर केजी केल्विन दे दिया गया होता है, पर डिग्री सेल्सियस दे दिया गया रहता है। अब उसके लिए आप इसे कन्वर्ट कर तो पेचीदा सवाल हो जाता है। ये बड़बकाही नहीं करना, 4.2 जूल में ले लेना उसे सर, अगर सब कुछ ग्राम में है। अगर पेचीदा हो रहा है नहीं तो जैसे मन है वैसे ही करो, लेकिन ऐसे आपका एग्जामिनर गलती कुछ नहीं कर देता, गलती नहीं होता सर। यूनिट अगर दिया होगा कि इसमें करो तब आपको करना है, ये नहीं दिया तो आपका मन है सर। डेल्टा टी कितना है, 30 से 0 पे जा रहे हैं। अरे चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल। और एक बात हरदम याद रखना कि कभी भी चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव नहीं होगा, तो हरदम ये होगा। प्लस फिर से मास तो उतना ही है। और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना होता है सर, 336 जूल पर ग्राम होता है। और फिर मास कितना है सर, 400 इंटू फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितना होता है सर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस होता है 2.1 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ सर, 2 हुआ, 0 से -2 चला गया, ठीक है सर। अब ये बटे 10 हुआ, ये कटेगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 इंटू 400 प्लस 336 इंटू 400 और प्लस 4 2 जा 80 इंटू 21। अब कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा 186,480 जूल, ठीक है, 186,800 जूल, ये याद रखना। ओके, अब बात की जाए एक क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन अगर आपसे हो जा रहा है ना, तो मान लीजिए कि क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, और अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये छोड़ दोगे तो कौन सा जान जाएगा। छोटा सा एग्जाम, एकदम छोटा सा। हीट एनर्जी सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट, क्वेश्चन है 2014 का। हीट एनर्जी इज सप्लाइड एट अ कांस्टेंट रेट, यही पॉइंट है सर, कांस्टेंट रेट लिखा गया है। कांस्टेंट रेट का मतलब सर पावर जो है ना आपका कांस्टेंट है। मैं कैसे समझा इस चीज को, मैं इसी चलते समझा क्योंकि पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट, अगर हीट एनर्जी में चैप्टर में रेट का ही शब्द इस्तेमाल हो रहा है तो पावर से कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक। तो हीट एनर्जी सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट टू 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो मास ऑफ आइस जो है वो 100 ग्राम है, आइस है सर, इसका मास जो है मैडम ये 100 ग्राम है सर, ठीक, और 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट। अब आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है, मास तो सेम है सर, और ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, लेकिन मुझे टाइम यहां पर दे दिया गया
कि 2 मिनट लग रहे हैं आइस को वाटर में कन्वर्ट होने में। बहुत बढ़िया। Now ice is converted to water. Now how much time will it be required to raise the temperature of water from 0 to 20? अब 0 से अगर वाटर को 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपको पहुंचाना है, 0 से 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को अगर पहुंचाना है तो कितना टाइम लगेगा? वाह, सवाल बड़ा खतरनाक है। सवाल खतरनाक नहीं है, मजा, इंटरेस्टिंग कहते हैं इसे, इंटरेस्टिंग कहते हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर, टाइम निकालने के लिए ये बात तो फिक्स हो गई सर, टाइम निकालने के लिए ये बात तो फिक्स हो गई सर, हमें हीट तो निकालना होगा, क्योंकि हमें पावर, पहले यहां से हम पावर निकालेंगे। अब टाइम दिया है तो पावर यहां से पहले निकालेंगे, कितना टाइम में कितना पावर लगा, और पावर कांस्टेंट है तो वर्क हमें इसमें पहले पता करेंगे और टाइम निकाल देंगे। देखो कैसे, अब आइस जो है वाटर में बदला 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक, तो हीट कितना लगा सर, हीट कितना लगा, ml लगा, हीट ml लगा, हीट ml लगा, क्योंकि आइस है, कांस्टेंट टेम्परेचर, मास कितना 100 गुणे 336 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यानी 33600 जूल, ठीक है सर, हीट लगा। अब हीट इतना हो गया तो पावर बराबर कितना होगा सर, हीट अपॉन टाइम। अब टाइम कितना पता ही नहीं सर, नहीं टाइम पता है सर, 2 मिनट, 2 into 60, कितना अच्छा हो गया सर सवाल, कितना अच्छा, इससे आसान कोई सवाल होता है सर? 5 जा 36 और ये 2 जा 8, 20, तो 280 वाट पावर लगेगा, इतना रेट पे आइस जो है वाटर पे कन्वर्ट होगा। ठीक, अब दूसरा सवाल का ये है, अगर इतना भी सॉल्व कर दे तो 1 नंबर मिल गया। स्टेप में चलो, कैलकुलेशन गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैक्स मार्क्स मिलने हैं, ये मैंने अपने शॉर्ट्स वाले वीडियो में बताया था, देखोगे ना शॉर्ट्स एक था। तो अब देखो, अब यहां पर हीट निकालो, हीट कितना बनेगा सर, mc डेल्टा टी, मास कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम ही है ना सर, C कितना है ऑफ वाटर 4.2 इंटू चेंजिंग टेम्परेचर 20, सिंपल हो गया सर, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 00 जूल, ये होगा सर, 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब यहीं पे मुझे टाइम निकालना है, तो पावर कितना है बताओ, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या है, हीट इज द एनर्जी, एनर्जी क्या होता है सर, वर्क, समझ सकते हो अभी। तो पावर 280, वर्क 8400 अपॉन टाइम। अब टाइम के ऊपर भेजो, 8400 अपॉन 280, अब 7 4 जा 7 से होगा, 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7, 7 2 जा एंड 4 30 सेकंड, 30 सेकंड इज द आंसर। बोलेगा मिनट में निकालो, तो 30 डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो मिनट में, आवर में तो 60 into 60 करोगे। ठीक, ये क्वेश्चन अगर आपसे हुआ या फिर ये क्वेश्चन समझ भी आया ना तो खुश हो जाओ सर, खुश हो जाओ, बहुत खुशी की बात। अब एक आखिरी क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद हम आपको जानते हैं नहीं छोड़, उसके बाद फिर बायोलॉजी में मिलना है, केमिस्ट्री में मिलना है, कंप्यूटर में तो मिलना ही है सर। तो सब्सटेंस इज टू बी फॉर्म एट द सॉलिड एट 0 डिग्री सेल्सियस, द अमाउंट ऑफ हीट एडेड फॉर निकल। अब देखो एक ग्राफ दिया हुआ है सर ऐसे, अब ग्राफ दे दिया, बहुत बढ़िया। अब ग्राफ में 1 2 3 4 5 ऐसे दिया, 1 2 3 4 5, ये 1000, ये हीट है सर, ये हीट है, जूल, 1000 जूल है ये। फिर से 1 2 3 4 5, 2000 जूल, ठीक है। और ये जो है टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में दे रखा है 20 से लेके 20, 40, 60, 80, 100, 120 पर नहीं जाना, ठीक, ओके। अब एक चीज को हीट किया गया 0 डिग्री सेल्सियस पे है और वो पहुंचा इस टाइप से सर, ये ग्राफ में आपको दे रखा है, ठीक है, ओके। अब आप पूछोगे कि मैंने क्यों नहीं एडिटिंग किया सर, अगर अभी समय जितना हो रहा है ना तो आपको वीडियो जल्दी चाहिए, तो एडिटिंग में समय कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कुछ ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक। तो मुझे बोला कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड का कितना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड इज 500 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, बहुत बढ़िया। तो मुझसे बोला कि मास निकाल दे, मुझसे बोला कि मास निकाल दे। अब मास कैसे निकालूंगा सर, हीट इज इक्वल्स टू mc डेल्टा टी वाला तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मुझे हीट तो पता है सर, कैसे पता है, अगर ये 200 है, अगर ये 400 है, अगर ये 600 है, अगर ये 800 है, तभी तो ये 1000 है। कॉमन सेंस इज ऑल अबाउट लाइफ, लाइफ इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है एक्टिव पॉजिटिव बॉडी से। तो 800 जूल जो है हीट लगा, कितनी अच्छी बात है सर। मास निकालना है, एम सी और डेल्टा टी को यहां पर डालो। अब डेल्टा टी अगर तुम देखोगे, डेल्टा टी अगर तुम देखोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस गया है, यानी 80,
और यहाँ पर 500 मुझे ये दे रखा है सर 500 जूल। ओहो, आसान हो गया सर सवाल, आसान हो गया सवाल। यानी 1/50 आपका आंसर आ गया। मास इतना केजी है, कन्वर्ट कर लेना इसे आराम से, मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो ग्राम में आ जाएगा। फिर बोला कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सब्सटेंस। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सब्सटेंस निकालना है, मतलब जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है वहां पे कुछ ना कुछ निकालना है सर। अब यहां पर हीट कितना लगा ये डिवाइड करो, ये पता करो। यहां से 200, 400, 600, 800, 1000, इज इट 200, 400, 600, 800? ए भैया, ओ भैया, ये ऐसे ही, ठीक है, ये कुछ ऐसे ऐसे, ठीक। तो 800 हीट कितना हो गया सर? 800 जूल हो गया, ठीक। अब हीट निकालने के लिए मास, अब देखिए स्पेसिफिक लेटेंट हीट पूछा है, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या होता है? ये होता है सर, ये होता है। अब हीट हमें पता चल गया 800 और मास अभी भी पता करके आए हैं सर 1/50। बस काम आसान, ठीक है। 3 0 और 40 जूल पर जूल पर कीजिए। क्लियर है? अब कौन से क्वेश्चंस पे आए हम? तो एक आखिरी क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लो, मतलब कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड्स डू नॉट फ्रीज ऑल एट वंस इन कोल्ड कंट्री। तो लेक्स में जो वाटर है कोल्ड कंट्री में एक बार नहीं फ्रीज करते, क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बहुत ज्यादा होता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट उसको लिबरेट करना चलेगा, लिबरेट करना होगा, तो स्लोली वो उसी चलते क्या करता है? फ्रीज होता है। और दूसरा ये भी कह सकते हो कि जब वो फ्रीज होता है तो एक परत फॉर्म हो जाती है, अ लेयर ऑफ आइस इज फॉर्म्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। अब उसके चलते आइस जो है इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो उसके चलते अंदर से हीट जा ही नहीं पाता, तो कैसे वो होगा सर? अंदर से हीट बाहर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऊपर में एक आइस का परत फॉर्म हो जाता है, उसके चलते एक्वाटिक लाइफ के लिए बून होता है सर, क्लास 8 में हमने पढ़ा होगा। फिर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है? बोलो। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री स्टेट्स दैट हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट gained by a cold body provided that there is no loss in the surrounding, loss of heat in the surrounding, या फिर system is fully insulated। फिर ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट अगर बने हुए हैं तो यहाँ पर 1 मार्क्स मैं दे सकता हूँ आपको, कल मिलना मुझसे, ठीक है, एग्जाम के बाद। स्टेट द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज ऑन इम्प्यूरिटीज ऑन मेल्टिंग पॉइंट। अगर इम्प्यूरिटीज आइस के अंदर डाल दी गई तो क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता घटता कुछ है सर? जी, क्वेश्चन ये आएगा कि कोई चीज -15 डिग्री सेल्सियस पे जाकर मेल्ट हो रही, फ्रीज हो रही है सर, क्यों ऐसा हो रहा है? ये तभी होता है जब उसके अंदर इम्प्योरिटी आएगी। मतलब अगर आप वाटर के अंदर इम्प्योरिटी डाल दोगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी 115 डिग्री सेल्सियस पे वो होता है। ये कोई कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, हम बस एग्जांपल दे रहे हैं। इम्प्योरिटी अलग, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, प्रेशर घटाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ठीक। रेडियो एक्टिविटी भी खत्म कर दिया सर, रेडियो एक्टिविटी भी खत्म कर दिया जाए। ओके, सो रेडियो एक्टिविटी चैप्टर हम खत्म कर देते हैं, आखिरी चैप्टर है। सबसे पहला चीज वाटर आइसोबार। आइसोबार वो है जिसका मास नंबर सेम है सर। आइसोबार के एग्जांपल जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन 6 और ये 7 और ये 14 और ये 14 सर, ये आइसोबार से सर। ओके, जैसे कि मैग्नीशियम 12, 24 और वैसे ही सोडियम 13 और 24, 13 और 24, ठीक है सर, आसान है। 11 और 24 होता है, 11 और 24 23, कूल। ओके, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा रेडिएशन। अल्फा रेडिएशन हीलियम होते हैं, हीलियम का आयोनाइज्ड स्टेट होता है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिव प्लेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, और सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर उनके पास होता है, सबसे लेस पेनिट्रेटिंग पावर उनके पास होता है। फिर प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए? 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, 3 बार क्वेश्चन आया है 2015, 9 और 18 में। प्रिकॉशंस क्या क्या आपको लेने चाहिए अगर आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हैंडल करते हो? सबसे पहला, लीड लाइन एप्रॉन्स पहनो, लीड लाइन ग्लव्स पहनो, और अगर हैंडल कर रहे हो किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से तो लॉन्ग लीड टोंग्स पहनो, लॉन्ग लीड टोंग्स का इस्तेमाल करो, ठीक। उसके बाद एक सवाल है, इस सवाल को भी देख लो। ओके, देखो, तो एक पार्टिकल है, ये 2016 का है, बढ़िया सवाल है, ये AZ है सर। ओके 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 ओके, कहां रह गया? और डिकेज टू, अब ये जो है डिके कर रहा है 2 to 2 में एंड देन 8 to 5 में, यहां तक तो बात क्लियर है सर। और इसके साथ 2 अल्फा रेडिएशन निकल रहे हैं और एक बीटा रेडिएशन निकल रहा है, और एक बीटा रेडिएशन निकल रहा है। तो बोलिए कि इसके पास कितने थे, इसके पास कितने एटॉमिक नंबर, कितना मास? कैसे पता करें सर? बहुत आसान चीज होती है, ठीक है, बेसिकली बैलेंस कर देना है।
85 प्लस 2 2 जा 4 89 और माइनस 1 88 हो जाएगा सर। बस दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, यही मूल मंत्र है। 85 है, 89 हो गया और माइनस 1 88 है, यहाँ पर 88 होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखो 4 2 जा 8 है और ये 220 है, तो 220 प्लस 8 कितना होगा? 230 होगा। अब देखो 230 में से 222 निकला और उसके साथ 2 अल्फा, यानी 4 2 जा 8, यहाँ पर 8 होगा तभी तो सर 8 और 222 जोड़ोगे तो 230 होगा आंसर सही। फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा सर? फिर आपसे क्वेश्चन पूछा कि यूज बताइए अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन का। तो यूज अल्फा रेडिएशन का यूज क्या है सर? तो अल्फा रेडिएशन का यूज होता है जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं अल्फा रेडिएशन के, वो न्यूक्लियर रिएक्शंस में उसका इस्तेमाल होता है। फिर बीटा रेडिएशन जो होते हैं वो कार्बन डेटिंग में उनका इस्तेमाल होता है और थिकनेस ऑफ प्लास्टिक और पेपर मेंटेन करने में इनका काम होता है। और गामा रेडिएशन जो होता है कोबाल्ट 60 होता है, याद कर लेना कोबाल्ट 60। क्या? कोबाल्ट 60 जो होता है एक रेडियो आइसोटोप है। रेडियो आइसोटोप क्या होते हैं नहीं पढ़ा तो जान जाओ। रेडियो आइसोटोप्स 82 से एटॉमिक नंबर कम जो है वो भी कभी कभी रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं सर, तो वो होता है व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, ये अभी बात करें। तो कोबाल्ट 60 किसके लिए काम होता है सर? तो गामा रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, सबसे ज्यादा डैमेजिंग वही होते हैं, तो कैंसर सेल्स को वो खराब मार देते हैं। सबसे ज्यादा डैमेजिंग कौन है? गामा। सबसे ज्यादा कम डैमेजिंग कौन है? अल्फा। ठीक। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? तो रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमेनन ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। न्यूक्लियर फिनोमेनन मतलब न्यूक्लियस के अंदर स्पॉन्टेनियस एमिशन मतलब जल्दी एक ही आप होगा ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, तब हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। एक बस ये डायग्राम देख लेना, ये डायग्राम बस एक देख लेना। यहाँ पर मैं बस बना दे रहा हूँ आखिरी डायग्राम फिजिक्स के एग्जाम के लिए। जैसे कि ये मान लीजिए लीड कास्केट है, लीड कास्केट है। एक और चीज, सेफ डिस्पोजल कैसे करना है? तो सेफ डिस्पोजल करने में एक चीज याद रखना कि थिक लीड कास्केट के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को डालना है और उसको बरी कर देना है डीप अंडरग्राउंड में, फार अवे फ्रॉम ह्यूमन सिविलाइजेशन, अगर आपको डिस्पोजल करना है सर। फिर बात करें कि अगर आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्टेब्लिश करना है तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि पीपल जो वहां पे काम कर रहे हैं वो रेडिएशन के संपर्क में ना हो। फिर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो शील्ड उन्हें होना चाहिए, थिक लीड से उन्हें शील्डेड होना चाहिए। और एयर टाइट बिल्डिंग्स में न्यूक्लियर रिएक्टर्स होने चाहिए ताकि वो विथस्टैंड कर सके अर्थक्वेक, फायर, एक्सप्लोजन वगैरह को, ताकि रेडिएशन फैले ना। इसके अंदर मान लो यहाँ पर मैंने नेगेटिव प्लेट बैठा दिया, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट बैठा दिया, तो यहाँ से रेडिएशन निकलेंगे। कुछ रेडिएशन सीधा चले जाएंगे, उसे गामा कहेंगे। कुछ नेगेटिव के पास जाएंगे आगे से, क्योंकि ये मोटे होते हैं, हैवी होते हैं, तो हैवी वाले जल्दी आगे भाग नहीं पाते। और ये पॉजिटिव वाले होते हैं, ये जल्दी भाग जाते हैं, बीटा पार्टिकल्स। दीज आर बीटा पार्टिकल्स क्योंकि नेगेटिवली चार्ज, दीज आर अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, खत्म चैप्टर। ऑल द बेस्ट फॉर फिजिक्स एग्जाम्स। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो एग्जाम बढ़िया दे देना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है।